नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर चरगांव के जनता इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विद्यालय 1932 में स्थापित था, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज एक भव्य भवन जो अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण का है। कृषि महाविद्यालयों में तो डिग्री दी जाती है, लेकिन ये कृषि विद्यालय जो चरगांवा का है, यहां हमारे अन्नदाता किसानों को आधुनिक बीज के बारे में, तकनीक के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराता है, उसकी ट्रेनिंग देता है। आज उसका एक भव्य भवन बना है, उस भवन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं पहले यहां पर आए हुए सभी अन्नदाता किसानों को, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को, जिन किसानों को ट्रैक्टर मिले हैं उन सबको, और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पे शासन की योजना के साथ जोड़ा है, जिनमें रोटावेटर, पावर टिलर, सोलर पंप, थ्रेसर, स्टार रिपर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल गोदाम, मानव रहित चेप कटर और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है। उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। और इसके साथ ही गोरखपुर के विकास की तमाम योजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। शिलान्यास और लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। आप याद करिए 1998 में नौसड़ में ये तटबंध टूट गया था, उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है। हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं, सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। अब बाढ़ की समस्या का समाधान अस्थायी रूप से करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही विकास की अन्य योजनाओं को भी यहां पे दिया जा रहा है। खास तौर पर एक यूपी सिडको के माध्यम से एक क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम भी इस कृषि विद्यालय के साथ आज यहां पर किया जा रहा है। और कुछ योजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें राप्ती नदी में 2 नए पुल बनाने की कार्रवाई का शिलान्यास हो रहा है। जो राप्ती नदी है राजघाट में, उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाम की नौबत न आने पाए। गोरखपुर से पिपराइच का मार्ग, अभी सिंगल मार्ग नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, अभी 4 लेन की कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ सीधे जुड़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए, अब तक पिपराइच जाने में 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर
और सुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग भट्टे भी लगा रहे होंगे, ईंट बिके, क्योंकि जब ईंट तभी बिकेंगे जब विकास कार्य होगा। हाँ, महेंद्र पाल सिंह के तो भाई 5 भट्टे तो हैं। विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही 4 फाटक से लेकर के वहां पे तो फ्लाईओवर बनी गया है, और सुरन तक का मार्ग ये भी 4 लेन का हो जाएगा। इसका पैसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके अन्य तमाम योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग को भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। और अन्य तमाम विकास की योजनाएं हैं गोरखपुर की, जिन्हें आज इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कुल ये 1533 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में एक नए गोरखपुर का दर्शन कराएगी। याद करिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था, और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है, और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। अब इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए, मरने वाले बच्चे कौन होते थे? वे मरने वाले बच्चे तो हमारे लिए समाज के बच्चे थे, देश के बच्चे थे, देश की वह विरासत थी, अमानत थी। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में
आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भयभीत नहीं होगा बीमारी से। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है। और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से यह संभव हो पा रहा है। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका परिणाम भी सामने आता है। और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है कुंभ की, पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा।
लेकिन याद रखना, इसकी शुरुआत होती है आत्मानुशासन से। आत्मानुशासन का मतलब स्वच्छता से, नियम और संयम के साथ जीवन यापन करते हुए। जिन लोगों के लिए शासन की योजना है, वो योजना उन लोगों तक हर हाल में पहुंचे, बिना भेदभाव के पहुंचे। मोदी जी ने जो मंत्र दिया है सबका साथ सबके विकास का, ये बिना भेदभाव के हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर युवा को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के नियमों की बार बार अनदेखी करना अब आपको भारी पड़ सकता है। किसी भी गाड़ी का अगर बार बार चालान कटा तो उसको जो है मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। दरअसल कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक में यह सख्त फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि नियमों का अनदेखी करने वाले की पहचान की जाए। जो वाहन चालक लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उनका न सिर्फ लाइसेंस रद्द किया जाए बल्कि कमर्शियल वाहनों की स्थिति में भी उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाए। सीएम योगी ने सड़क हादसे रोकने के लिए स्कूलों कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आदेश दिया है और इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मोटरसाइकिलों में जो ऊंची आवाज करने वाले मॉडिफाई साइलेंसर और हॉर्न हटाए जाए। उधर दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब ICHR और NBT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ये पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्रित आए हैं। कश्मीर के लिए, पुस्तक के लिए मैं बाद में कुछ जरूर कहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तावित करने का काम ये पुस्तक के माध्यम से किया है। मैंने यहां आने से पहले पूरी प्रदर्शनी को बारीकी से देखा है। मेरी व्यक्तिगत रुचि के कारण ढेर सारी चीजें पहले से मैं जानता था, मगर कई चीजें ऐसी है जिनकी रुचि है उनको भी अचंभित कर जाए इस प्रकार की ऐतिहासिक तथ्यों को एक स्थान पर, एक पुस्तक में, एक प्रदर्शनी में एकत्रित कर इसके प्रमाणों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हृदयपूर्वक ये दोनों संस्थाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं तब देश के हर कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है। हर कोने से दुनिया भर की सभ्यता को कुछ न कुछ देने के लिए कई गतिविधियां हुई, मगर हमारे गुलामी के कालखंड में हमारा प्रजातीय आत्मविश्वास तोड़ने के क्रम में इसको विस्मृत कराने के ढेर सारे प्रयास हुए। जैसे एक मिथक चलाया गया कि देश कभी एक था ही नहीं, ये देश की आजादी की कल्पना ही बेईमानी है, क्योंकि कभी ये देश ही नहीं था और ढेर सारे लोगों ने इस असत्य को स्वीकारा।
जब इसके मूल में जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अंग्रेजों के समय में लिखे गए इतिहास में शायद इनकी कोई खराब इरादा नहीं होगा, परंतु इनके अल्प ज्ञान के कारण उनकी देश की व्याख्या ही गलत। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है, बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं, या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है, तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर उधर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इस महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ के आयोजन में केवल 2 हफ्ते से भी कम समय बाकी रह गया है और ऐसे में सरकार ने मेले के लिए विशेष तैयारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार मेले के लिए 182 किलोमीटर की हाई टेंशन लाइन और 1405 किलोमीटर की लो टेंशन लाइन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर 40,000 से अधिक रिचार्जेबल बल्ब लगाने का निर्णय लिया गया है। इन बल्बों की खरीद के लिए करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करीब 4.5 लाख कनेक्शन शिविरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन सुविधाओं से तीर्थयात्रियों को पूरी तरह से बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनके अनुभव में कोई विघ्न न आए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।